हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। थोड़ी देर तक तो मैं उसकी किसी हरकत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही उसके ऊपर हाथ फेर रहा था। 10 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फिराता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बाहर से बारिश की आवाज़ों का शोर भी था। अब मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैं थोड़ा सा और आगे को सरका। अब उसके और मेरे बीच बस थोड़ा बहुत ही फासला था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया, तब उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह पर रख दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है। 12वीं की परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी और अब मैं घर पर पूरी तरह से फ्री हो गया था। फ्री टाइम मिलने पर शुरुआत में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे बोरियत महसूस होने लगी। घर पर बैठे बैठे रहने से न केवल मैं ऊब रहा था, बल्कि घर के लोग मुझे छोटे मोटे कामों में भी लगा रहे थे। कभी दूध लाने के लिए कह देते, तो कभी सब्जी खरीदने के लिए। हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। इस रूटीन से मैं तंग आकर मैंने सोचा कि कॉलेज शुरू होने से पहले कुछ अलग करना चाहिए। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। इस तरह घर में बैठकर समय खराब हो रहा है। मम्मी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अगर तुम्हें घूमना है तो क्यों ना तुम अपने मामू के घर चले जाओ। 2-3 महीने वहाँ रहकर अच्छा बदलाव मिलेगा। मामू का घर दिल्ली में था। पिछले 4-5 साल से परीक्षा और पढ़ाई के कारण मैं उनके घर नहीं जा पाया था। हालांकि मामू के घर जाने को लेकर मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि घर पर बोर होने से तो अच्छा ही है, तो मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया। वहाँ जाकर माहौल बदलेगा और शायद थोड़ी मस्ती और घूमना फिरना भी हो जाएगा। अगले दिन सुबह मैंने अपना बैग पैक कर लिया था। मम्मी ने मेरे लिए कुछ ज़रूरी सामान रखवाया और दोपहर तक मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। सफ़र के दौरान मैं सोच रहा था कि मामा और मामी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मामू का घर एक छोटी सी गली में था। जब मैं उनके घर पहुंचा, तब मामू और मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मामू ने कहा, अरे रोहन, कितने साल बाद आ रहे हो। हमें तो लगा था कि अब तुम कभी आने वाले नहीं। मामा के 2 बच्चे थे। उनकी बेटी अंकिता 19 साल की थी और बेटा 9 साल का था। मामी ने मुझे अंदर आने को कहा। मैंने हाथ मुंह धोया और फ्रेश हो गया। मामी ने मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाने के बाद मैंने सोचा कि घर में ही बैठने के बजाय थोड़ी देर बाहर जाया जाए। मैं छत पर चला गया। छत पर ताज़ी हवा चल रही थी, जो काफ़ी सुकूनदायक लग रही थी। छत के एक कोने में एक छोटी सी खाली रूम था। रूम को देखकर लगा कि ये शायद किसी के पढ़ने की जगह है, क्योंकि वहाँ कई किताबें रखी हुई थीं। रूम में एक गद्दा बिछा हुआ था और एक कोने में कुछ पेन और नोटबुक रखे हुए थे। मैंने बाहर गली में झांका, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं दिखा। गली में इक्का दुक्का लोग आते जाते नजर आ रहे थे। हालांकि उस माहौल में एक सादगी थी जो मुझे अपने घर से अलग महसूस हो रही थी। मैं नीचे आया और मामी के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। मेरे मामा की बेटी अंकिता और उसका भाई सचिन इस समय घर पर नहीं थे। मैंने मामी से पूछा, मामी, अनीता और सचिन कहाँ हैं? मामी ने मुझे जवाब दिया, अनीता के एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसलिए वो क्लास में गई है और सचिन अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ आई और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ड्रेस पहने हुए, हाथ में किताबें लिए हुए अंदर आई। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि यही अनीता ही होगी, क्योंकि मुझे उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया था। लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा काफ़ी बदल गई थी। अब वो जवान और बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी त्वचा पर कोई भी दाग धब्बे नहीं थे। उसके लंबे बालों की चोटी बनी हुई थी और धूप में निकलने से उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था। अनीता ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैंने भी जवाब में मुस्कुराकर उसे देखा। मैं उसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन इससे पहले वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई और मामी ने उसे नाश्ता दिया।
नाश्ता करते हुए अनीता ने किताब खोलकर अपनी पढ़ाई में लग गई। मैंने सोचा कि शायद मैं उससे कुछ बात कर सकूं, इसलिए मैं उसके पास बैठकर धीरे धीरे उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। हालांकि अनीता बस वही जवाब दे रही थी जो मैंने पूछा था। इसके अलावा उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उससे पूछा, तुम कौन सी क्लास में हो? तब अनीता ने थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया, मैं अब 12वीं क्लास में हूँ। उसके बाद मैंने पूछा, क्या तुम्हारे क्लास में कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं? वो बोली, हाँ वही चल रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अनीता ने अपनी बात ख़त्म की और फिर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं मामी और सचिन के साथ बैठा बातें करता रहा। बातचीत तो चलती रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। मेरा मन और ख्याल बार बार उसी की ओर चला जाता। शाम को हमने साथ में खाना खाया। गर्मी की वजह से रात को हम सब छत पर सोने के लिए चले गए। छत पर आते ही मैंने देखा कि अनीता कपड़े बदल रही थी। मैंने तुरंत एक कोने में दीवार के पास लेटने का फैसला किया। अनीता मामी के पास सो गई। चांद की हल्की हल्की रोशनी छत पर बिखरी हुई थी और उसकी चमक से अनीता का चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरा ध्यान पूरी तरह से उसी पर था। मैं उसे चुपके चुपके देखता रहा। उसका मासूम चेहरा, उसके बाल, सब कुछ जैसे कोई जादू सा लग रहा था। मैं उसे देखते देखते कब नींद के आगोश में चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। सुबह मामी ने मुझे जगाया। मैं जागकर नीचे नाश्ता करने के लिए गया। तभी मेरी नज़र अनीता पर पड़ी। वो क्लास के लिए तैयार हो रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत से रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार रही थी। उसके खुले बाल जैसे किसी कविता की पंक्तियों से बने हों, उसे बिल्कुल किसी अप्सरा जैसा बना रहे थे। मैं उसे बस देखता रह गया। इतने में मामी ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अनीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप क्लास के लिए निकल गई। जैसे जैसे वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, वैसे वैसे मैं उसकी ओर और भी ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा था। पूरा दिन मैंने मामी और सचिन के साथ बिताया था। हम बातें करते रहे, खेलते रहे। इसी बीच मामा बाहर जाने लगे। उनके हाथ में बैग था। मैंने उनसे पूछा, मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मामा ने जवाब दिया, मुझे मुंबई जाना है, कंपनी का काम है, इसलिए 1-2 हफ्ते वहीं रहूँगा। तुम तीनों का ध्यान रखना। मैंने तुरंत कहा, चिंता ना करें मामा जी, मैं हूँ ना। मामी ने मामा के लिए नाश्ता तैयार किया। मामा जी ने नाश्ता किया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद घर में जैसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। अब मेरी निगाहें बस अनीता पर ही थी। दिन भर मैंने सचिन और मामी के साथ बातें की, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मेरे विचारों में सिर्फ अनीता थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका वो मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं बस उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। शाम के 4 बजे दरवाज़ा खुला। मैंने देखा अनीता अंदर आई। गर्मी और धूप के कारण वो पसीने से तरबतर थी। उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा और सीधा अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद वो फ्रेश होकर आई। उसने नाश्ता किया और फिर अपने स्टडी टेबल पर जाकर पढ़ाई में जुट गई। मैंने सोचा कि आज उससे कोई सवाल न पूछूं। पिछली बार जब मैंने बात करने की कोशिश की थी, तब वो छत पर जाकर पढ़ाई करने लगी थी, जिससे मुझसे बात करने का मौका ही छिन गया था। इस बार मैं नहीं चाहता था कि वो फिर मुझसे दूर हो जाए। थोड़ी देर बाद सचिन ने कहा, चलो भैया बाजार चलते हैं। मैंने भी सोचा कि थोड़ा समय बाहर बिताना ठीक रहेगा। हम दोनों बाजार चले गए। बाजार में घूमते हुए हमने सचिन के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। वहीं मैंने सोचा कि अनीता के लिए कुछ ले लिया जाए। मैंने उसके लिए एक चॉकलेट खरीदी। घर लौटकर मैंने अनीता को चॉकलेट दी, लेकिन उसने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने चॉकलेट फ्रिज में रख दी और मन ही मन सोचा, अजीब लड़की है। आम तौर पर लड़कियां चॉकलेट के लिए दीवानी होती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है। उसकी ये अलग सी बात भी मुझे उसकी ओर खींच रही थी। जितना वो मुझसे दूर जा रही थी, उतना ही मैं उसकी ओर खिंचता चला जा रहा था। रात का समय हो गया था। हम चारों फिर से छत पर सोने के लिए गए। गर्मी के कारण खुले आसमान के नीचे सोना हमेशा सुकून देता है, लेकिन रात के बीच अचानक मौसम ने करवट ली। बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी।
बारिश की बूंदें पड़ते ही हम सब जाग गए। छत पर सब कुछ भीगने लगा। जल्दी जल्दी हमने अपनी चीज़ें समेटी और छत के छोटे से कमरे में चले गए। कमरे में अंधेरा था क्योंकि बिजली चली गई थी। सभी ने जैसे तैसे जगह बनाई और सो गए। मैं कमरे की दीवार की साइड में लेट गया। बारिश की हल्की हल्की आवाज़ और ठंडी हवा के बीच मुझे नींद आ गई, लेकिन आधी रात को बिजली की तेज़ कड़क के साथ मेरी नींद टूट गई। मैं थोड़ा सहमा हुआ था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई सो रहा है। पहले तो मुझे लगा कि सचिन होगा, लेकिन जब मैंने बिजली की चमक में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पास अनीता सोई हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें ही थम गई हों। उसे अपने इतने करीब देखकर मैं तो हैरान रह गया था। उसके चेहरे की मासूमियत और इस अनजान स्थिति में खुद को संभालने की कोशिश ने मुझे और अधिक बेचैन कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को सामान्य करने की कोशिश की। उसका मासूम चेहरा और शांत सी स्थिति ने मुझे बेचैन करके रख दिया था। मैं उसे देखते देखते सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरी कल्पना में लौट आता। धीरे धीरे मेरे मन में एक अजीब सी इच्छा जागने लगी उसे छूने की, लेकिन साथ ही डर भी था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने उसे छुआ और वो जाग गई तो बड़ा हंगामा हो सकता है। मैं इस उलझन में था कि आखिर करूं तो क्या करूं। मैं ये सोचकर खुद को समझाने लगा कि वो यहाँ शायद संयोग से सोई है। अंधेरे में उसे ये एहसास नहीं हुआ होगा कि मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी मेरे पास नहीं आती। मामी भी हमारे पास ही सो रही थी, इसलिए शायद उसे लगा कि ये एक सुरक्षित जगह है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल घूमता रहा, क्या वो वाकई महज एक इत्तेफाक था या उसने जानबूझकर मेरे पास सोने का फैसला किया था। ये जानने की बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी। मैं सोने का नाटक करने का फैसला करने लगा और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी कलाई पर रख दिया। जैसे ही मेरा हाथ उसकी कलाई पर पड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक हल्का सा करंट दौड़ गया हो। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ वो तुरंत जाग गई। उसने बिना किसी की देरी के मेरा हाथ झटक दिया। मैं तुरंत अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उठकर बैठ गई। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रही थी। कमरे के अंधेरे में मैं उसकी नज़रों का सीधा सामना न कर सका। बिजली की चमक के साथ एक पल के लिए मैंने देखा कि वो मेरे चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और शायद थोड़ा गुस्सा भी था। कुछ ही पलों में वो तेज़ी से उठी और मामी के दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मैं वहीं पड़ा रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी और पछतावे का एहसास लिए मैंने सोचा, क्या मैंने सही किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर एक और विचार आया, कम से कम इस बहाने मैं उसके करीब तो था। पता नहीं फिर कभी ऐसा मौका आएगा या नहीं। अगले दिन सुबह अनीता ने हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार किया। वो कल रात की घटना को लेकर बिल्कुल सहज लग रही थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई झिझक थी, ना ही कोई गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज वो बहुत तनाव में थी और पूरा दिन किताबों में व्यस्त रही। मुझे ये अजीब लगा तो मैंने मामी से पूछा, अनीता आज इतनी परेशान क्यों है? मामी ने बताया, कल उसका एक मुश्किल पेपर है और वो है मैथ का। वो इस विषय को लेकर हमेशा से थोड़ी घबराई रहती है। ये सुनकर मैंने कहा, मैथ तो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ। अगर आप कहें तो मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। मामी ने खुशी खुशी कहा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम उसे मैथ पढ़ा दो, वो थोड़ा निश्चिंत हो जाएगी। मामी ने अनीता को बुलाया और कहा, बेटी तुम्हें मैथ पढ़ने में मदद चाहिए, ये तुम्हें पढ़ाएगा। अनीता ने पहले तो मामी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो मान गई। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन सचिन वहीं पास में खेल रहा था, जिससे हमारा ध्यान बार बार भटक रहा था। मामी ने हमें सुझाव दिया, तुम दोनों छत पर चले जाओ, वहाँ उस छोटे से रूम में पढ़ाई कर लो, वहाँ शांति से पढ़ पाओगे। मैं और अनीता किताबें और नोट्स लेकर छत की ओर उस रूम में चले गए। कमरे का माहौल शांत था, जिससे पढ़ाई में ध्यान लगाना आसान हो गया। मैंने उसे मैथ के मुश्किल सवाल हल करने में मदद की।
पढ़ाई के दौरान जब मैं उसे किसी समस्या का हल समझा रहा था तो कई बार हमारा हाथ आपस में टकरा गया था। हर बार जब उसका हाथ मेरे हाथ से छूता तो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होता, मेरे शरीर में जैसे हल्का सा करंट दौड़ जाता। मैंने कोशिश की कि मेरी भावनाएं मुझ पर हावी न हों और मैं पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूं। हम दोनों ने पूरी गंभीरता से पढ़ाई की, वक्त का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रात हो गई। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम नीचे गए, साथ में खाना खाया और सोने के लिए चले गए। अगले दिन अनीता ने अपना पेपर दिया। दोपहर में जब वो घर लौटी तो उसकी खुशी देखने लायक थी। वो दौड़ती हुई आई और सीधा मामी के गले लग गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और संतोष था। मामी ने उसे देखकर पूछा, कैसा हुआ पेपर बेटी? अनीता ने उत्साह से कहा, मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, जितना मैं सोच रही थी उससे कहीं बेहतर। इसके बाद वो मेरी ओर मुड़ी, उसकी आंखों में आभार का भाव था। उसने कहा, शुक्रिया, तुम्हारी मदद से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब मेरी परीक्षा ख़त्म हो गई है और मुझे कुछ दिन की छुट्टियां मिल गई हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसकी मुस्कान और उत्साह देखकर मुझे लगा कि मैंने उसकी मदद करके कुछ अच्छा काम किया है। अब मुझे उसके साथ कुछ और समय बिताने का मौका मिलेगा और यही सोचकर मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था। अब वो मुझसे बहुत आसानी से बातें करने लगी थी। हम तीनों बहुत मज़े कर रहे थे और खूब बातें कर रहे थे। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। एक रात हर बार की तरह हम चारों छत पर सोने गए। सोने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। फिर से सब कुछ समेटकर हम उस छोटे से कमरे में चले गए। मैंने चादर ओढ़ ली और फिर से हम चारों सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई सो रहा है। मुझे फिर से वही लगा कि शायद सचिन मेरे बगल में सो रहा है, लेकिन बिजली की चमक से मैंने देखा कि अनीता मेरे पास सो रही थी। मैंने सोचा, अब ये मेरे पास क्यों सो रही है? सुबह जब मामी उसे मेरे पास सोते हुए देखेंगी तो उन्हें क्या लगेगा? मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सीधे उसे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर उसके ऊपर हाथ रख दिया। वो मेरे हाथ को हटाकर उठ बैठी और मुझे देखने लगी। मैं सोने का नाटक कर रहा था। फिर उसने फिर से वहीं पर सोने की कोशिश की। मैंने सोच लिया कि मैं दूसरी तरफ जाकर सो जाऊंगा, लेकिन उस कमरे में जगह इतनी नहीं थी, इसलिए मैं दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। फिर मेरे मन में कई विचार आने लगे, इसलिए मैंने फिर से उसके पास मुंह करके सोने का नाटक किया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे एक अलग ही फीलिंग हुई। मैंने उसकी हलचल की प्रतीक्षा की, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो गहरी नींद में है। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी और मैं चादर पर हाथ फेरता रहा। 10 मिनट तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहाँ बहुत अंधेरा था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। ये सब होते हुए मेरे मन में आग लग गई और मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने उसके पास जाकर लेटने की कोशिश की। अब हमारे बीच बहुत कम फासला था। जैसे ही मैंने चादर के अंदर हाथ किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे थोड़ी हड़बड़ाहट हुई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं की। मैं फिर से सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मेरे कान में धीरे से कहा, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। वो उठकर बैठी और मामी और सचिन की तरफ देखा। दोनों गहरी नींद में थे। फिर वो उठकर नीचे चली गई। उसका ये बोलना सुनकर मेरी तो नींद उड़ चुकी थी। मैंने सोचा, अब तक ये लड़की मुझसे बात तक नहीं कर रही थी और अब ये अचानक नीचे बुला रही है। कमरे में अभी भी लाइट नहीं आई थी और चारों ओर अंधेरा था। मैं थोड़ी देर बाद उठकर कमरे से बाहर गया और नीचे चला गया। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा कि वो मेरी राह देख रही थी, लेकिन अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। 20 मिनट तक हमने एक दूसरे को प्यार दिया। फिर हम दोनों ऊपर आकर सो गए। 15 से 20 दिनों तक यही सब चलता रहा। छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं और अब मुझे अपने गांव लौटना था। उस दिन मैं मामा मामी और सबसे विदा लेने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया और रवाना होने के लिए बाहर आया, मैंने देखा कि अनीता चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखें छलकने को तैयार थीं। मैंने उसके पास जाकर कहा, तुम चिंता मत करो, जब मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी
तब मैं अपने माँ बाप और मामा मामी को सब कुछ बता दूंगा। हम दोनों की शादी के लिए बात करूंगा। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे ये शब्द सुनकर वो रो पड़ी और मेरे गले लग गई। उस पल ऐसा लगा जैसे वो मुझे कभी खुद से दूर नहीं करना चाहती। उसकी पकड़ में एक गहराई थी और उसकी आंखों से बहते आंसू मेरे दिल को छू रहे थे। उसी समय नीचे से मामी ने आवाज़ दी, जल्दी नीचे आओ, गाड़ी का समय हो रहा है। मैंने अनीता को धीरे से अलग किया और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बस थोड़ा समय और इंतज़ार करना है। इसके बाद मैं नीचे गया, मामा मामी से विदा ली और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। छुट्टियों में मैं मामा मामी के घर अक्सर आता रहा। हर बार अनीता से मिलकर उसका साथ और गहरा हो जाता। हमारी बातचीत में एक नए जीवन के सपने पनपने लगे थे। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए और मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी होते ही मैंने अपने माँ बाप और मामा मामी को एक साथ बुलाया। मैं उनकी मंजूरी लेने के लिए उनके सामने बैठा और साफ शब्दों में कहा, मुझे अनीता से शादी करनी है। सबने इस रिश्ते पर सहमति जताई और कुछ महीनों के अंदर हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई। फिर वो दिन भी आया जब मैं और अनीता शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये कहानी उस समय की है जब मैं शहर में एक मकान मालिक के पास नौकरी करता था और मेरी दोस्ती मेरी मालकिन से हो गई। मेरा नाम समीर है और मैं एक दुकान में काम करता हूँ। बचपन में ही मेरे पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और मुझे 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद में बाजार में एक कपड़ों की दुकान पर काम करने लगा। जिस दुकान पर मैं काम करता था उसके मालिक का नाम राजेश था। राजेश भाई की पत्नी का नाम पूनम था। पूनम बहुत खूबसूरत और भरवादार काया वाली महिला थी। उसे देखकर मेरा दिल हमेशा उस पर आता था। धीरे धीरे मेरी उससे बातचीत बढ़ने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। राजेश भाई का घर और दुकान पास पास ही थे, तो मैं रोज सुबह उनके घर जाकर दुकान की चाबी लेता, दुकान खोलता और सफाई करता। भाई बाद में दुकान पर आते थे। एक दिन जब मैं सुबह दुकान की चाबी लेने उनके घर गया तो भाभी ने दरवाजा खोला। उस वक्त भाई कहीं बाहर गए हुए थे। भाभी ने मुझे चाबी देते समय मेरा नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम समीर है। उन्होंने पूछा, तेरा सरनेम क्या है? मैंने उन्हें अपना सरनेम बता दिया। सरनेम सुनते ही वो बोली, अरे ये तो मेरा भी सरनेम है, अब से मुझे मैडम नहीं भाभी कहकर बुलाना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी जी, और फिर हम दोनों हंसने लगे। पूनम भाभी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उनके चेहरे पर अमीरी का रोब साफ झलकता था। मैं रोज ऐसे ही दुकान की चाबी लेने उनके घर चला जाता। कभी कभी भाई उस समय सो रहे होते तो मैं भाभी से ही चाबी लेकर दुकान चला जाता। ऐसे ही दिन बीतने लगे और मेरी भाभी से अच्छी दोस्ती हो गई। वो दिन में किसी न किसी काम के बहाने मुझे घर बुला लेती थी। उनका घर बहुत बड़ा 3 मंजिला था। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा जनरेटर रखा था। जब भी घर की बिजली चली जाती तो भाभी मुझे जनरेटर चालू करने के लिए बुला लेती। अब तो वो दिन में 2-3 बार मुझे किसी न किसी काम के बहाने बुला ही लेती। मुझे उनका इस तरह बहाने से अपने घर बुलाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पूनम भाभी इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर मेरा मन कभी भरता ही नहीं था। वो मुझे दिन ब दिन और भी अच्छी लगने लगी। ऐसा लगता था कि अगर मेरा बस चले तो मैं उनसे दूर ही ना जाऊं, बस उन्हीं के पास रहूं। कभी कभी तो भाभी मुझे रसोई में भी बुला लेती। मजाक करते हुए कहती, वो टिफिन उठा दो और उसमें
रोटी रख दो। शुरुआत में मैं थोड़ा डरता था, लेकिन जब देखा कि भाभी ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया तो मेरा डर भी निकल गया। फिर एक दिन ऐसे ही पूनम भाभी ने दोपहर में राजेश भाई को फ़ोन करके मुझे घर बुलाया। भाभी ने भाई से कहा कि आते हुए मेरे लिए जूस लेते आना। राजेश भाई ने मुझे पैसे दिए और कहा, ये लो अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आ। मैं खुशी खुशी जूस लेकर उनके घर चला गया। उस दिन भाभी ने मुझसे कहा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं। मैंने कहा, हाँ भाभी, क्यों नहीं, पूछो। भाभी बोली, तेरी कोई दोस्त नहीं है क्या? मैं शर्माते हुए बोला, नहीं भाभी, मेरी तो कोई दोस्त नहीं है। भाभी बोली, क्यों, तू इतना क्यूट है, तेरी कोई दोस्त क्यों नहीं है? मैं मायूस सा हो गया और बोला, भाभी मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबों से कौन दोस्ती करता है। भाभी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार पैसे को देखकर थोड़ी ही किया जाता है। मैंने कहा, भाभी फिर सारे लोग आपके जैसे भी नहीं होते। भाभी ने कहा, तू दोस्ती करना चाहता है? मैंने कहा, हाँ भाभी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर क्या करूं। भाभी बोली, तू टेंशन मत ले, मेरी एक दोस्त है जो शहर में रहती है, मैं उसके साथ तेरे बारे में बात करूंगी। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। इसके बाद मैंने भाभी से पूछा, मेरी तो आपने पूछ ली, पर अपनी भी बता दो, क्या भाई साहब आपको खुश रखते हैं? भाभी बोली, क्या बताऊं, बस ना खुश रखते हैं ना उदास रखते हैं। मैंने कहा, इसका क्या मतलब? भाभी ने कहा, तेरे भाई जब मुझे खुश करना चाहते हैं तब एकदम थक जाते हैं, फिर बस ऐसे ही परे मुंह करके लेट जाते हैं। मैंने कहा, तो भाई को कोई दवाई वगैरह दे दो। भाभी ने कहा, बहुत सी दवाइयाँ दे के देख ली, दवाइयों का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो बस ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए खुश रहती हूँ, अंदर से तो मैं भी उदास ही रहती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, दवाई वगैरह कभी तो काम करेगी। मुझे इस बात से ये समझ आ गया कि भाभी भी अंदर से अधूरी थी। भाई साहब बस नाम के ही मजबूत थे, अंदर से तो उनमें कुछ भी नहीं था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन दोपहर को जब भाभी ने मुझे सामान लाने के लिए बुलाया तो मैंने उन्हें दोस्त वाली बात याद दिलाई। उन्होंने एकदम याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने उससे पूछा था। मैं खुश होकर बोला, हाँ हाँ, तो उसने क्या कहा? भाभी बोली, यार क्या बताऊं, उसने मना कर दिया। मेरा दिल जैसे टूट कर बिखर गया। ये देखकर भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, तू दिल छोटा ना कर, मैं तेरी जरूर किसी से दोस्ती करवा दूंगी। अपनी भाभी पर भरोसा रख। भैया हर रविवार को अपने गांव जाते थे, वहां उनकी काफी जमीन थी और खेती बाड़ी का हिसाब किताब करने के लिए उन्हें जाना पड़ता था। दुकान रविवार को बंद रहती थी, इसलिए मैं भी कभी न कभी घर के काम में हाथ बटाने के लिए भाभी की मदद करने उनके घर चला ही जाता था। ये सब देखकर भैया और भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था और मैं उन्हें और भी पसंद आने लगा था। जब भी मैं भाभी से फिल्म देखने के लिए पैसे मांगता तो वो खुशी से मुझे पैसे दे देती थी। इन सब बातों से मुझे लगने लगा था कि भाभी भी मुझे पसंद करती है, लेकिन उनके सामने कहने की मुझसे हिम्मत नहीं थी। एक दिन शाम को जब घर की लाइट चली गई तो भाभी ने मुझे फोन करके जनरेटर चालू करने के लिए बुला लिया। जब जनरेटर चालू करके मैं वापस जाने लगा तो अचानक मेरे दिल ने कहा कि आज भाभी अकेली है। वैसे वो रोज ही अकेली होती थी, लेकिन आज मौका मुझे कुछ खास लगा कि मैं अपने दिल की बात कह ही दूं। पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे ये पता करना था कि उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ है या नहीं। काफ़ी सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उन दिनों मार्केट में सीडी प्लेयर एक नया आया था और वह बहुत महंगा था, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। भाभी के पास भी एक सीडी प्लेयर था तो मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरा भी फिल्म देखने का बहुत मन कर रहा है। भाभी ने कहा, अरे पैसे निकाल लो, जितने चाहिए ले लो और जो फिल्म देखनी है वो देख लो। मैंने भाभी से कहा, मुझे ये वाली फिल्म नहीं देखनी।
मैं वो वाली फिल्म देखना चाहता हूँ। भाभी ने कहा, वो वाली फिल्म कौन सी? मैंने कहा, भाभी अब मैं कैसे बताऊं, आप खुद ही समझ लो ना। भाभी बोली, बहाने मत बनाओ, जो कहना है साफ साफ कहो, मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। डरते डरते मैंने कहा, भाभी पहले वादा करो कि आप बुरा नहीं मानोगी। भाभी ने कहा, अरे वादा किया मैंने, आज तक तेरी किसी बात का बुरा नहीं माना जो आज मानूंगी। मैंने भाभी को इशारे में समझाया तो वो भी समझ गई। थोड़ा रिलैक्स होकर मैंने कहा, भाभी मुझे वो वाली फिल्म ही देखनी है। भाभी बोली, हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कल कल रविवार है, तेरा भैया तो गांव जाएगा, तू घर आ जाना, मैं अपनी एक फ्रेंड से सीडी मंगवा लूंगी। मैंने कहा, भाभी मेरी एक शर्त है। भाभी ने कहा, अब ये कौन सी शर्त है तेरी? मैंने कहा, आपको भी मेरे साथ फिल्म देखनी होगी, ऐसे अकेले में देखने का क्या मजा आएगा। भाभी थोड़ी शर्मा कर हंस पड़ी और बोली, ठीक है, मैं भी तेरे साथ मूवी देख लूंगी। अब खुश है? मैंने कहा, हाँ हाँ, अब खुश ना होऊंगा तो फिर कब होऊंगा? मुझे समझ आ गया कि जैसे मैं सोचता था भाभी के दिल में भी वही चल रहा था। अगली सुबह 9 बजे मैं भी भाभी के घर पहुंच गया। मुझे पता था कि भैया तो अपने गांव गया हुआ था और भाभी घर में अकेली थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं उन्हें देखते ही रह गया। उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी। वैसे तो वो रोजाना ही नए नए कपड़े पहनती थी, पर आज कुछ अलग ही तैयार हो रखी थी। जैसे ही मेरी नजर भाभी के शरीर पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया। भाभी ने एक चुटकी काटते हुए कहा, कहाँ खो गए हो? क्या हो गया जनाब? मैंने कहा, भाभी आज तो आप बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हैं। आज इतनी तैयारियां क्यों? भाभी बोली, ये तैयारियां भी किसी खास बंदे के लिए है। मुझे समझ आ गया कि वो किस खास बंदे की बात कर रही थी। भाभी मेरे लिए ही तैयार हुई थी। मैं मुस्कुराते हुए अंदर चला गया और भाभी से पूछा, भाभी सीडी का क्या हुआ? आपने मंगवा ली? भाभी ने कहा, सॉरी यार, मैंने एक दोस्त को कहा था कि एक मूवी की सीडी दे दे, लेकिन उसने कहा कि जो मूवी उसके पास थी वो खराब हो गई है। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। मुझे लगा कि मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। भाभी ने मेरा चेहरा देखा तो उनको भी बुरा लगा, पर इसके बाद जो उन्होंने कहा वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, अगर मूवी की सीडी नहीं है तो मैं तो हूँ ही। तो मूवी की सीडी में क्या देखेगा जब मुझे असल में अनुभव करने का मौका मिल सकता है। भाभी कहने लगी, जो कुछ मूवी में करते हैं, अगर मैं तुझे अपने साथ करने का मौका दूं तो करेगा। मुझे उस वक्त अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी क्या कह रही है। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, भाभी आपकी बात के आगे कौन मना कर सकता है? भाभी हंसते हुए बोली, जवाब देने के काबिल कहाँ होगा तू, जब इतनी खूबसूरत औरत तेरे सामने खड़ी हो। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे में खो गए। ऐसा लगा जैसे भाभी बहुत दिनों से इस चीज की चाह रख रही थी। उस रविवार का दिन मेरे लिए सबसे खास बन गया हो। जो कुछ मैं अपने मन में सोच रहा था वो सब हो गया। लगता है कि भगवान मुझ पर बहुत ही मेहरबान थे। उन्होंने फिल्म ना दिखाकर सामने बस भाभी को ही दे दिया और भाभी सीधे ही मान गई। इसके बाद जब भी भाभी मुझे बुलाती तो मैं बिना देर किए पहुंच जाता। दिन में मैं 2-3 बार आता और जब भी आता तो 2-3 बारों में से एक बार तो भाभी से बात करके ही जाता। अब तो भाभी मुझे और भी ज्यादा खुश रखने लगी थी। भाभी अब मुझे दिल से अपनाने लगी थी, क्योंकि जो जरूरत उन्हें अपने पति से पूरी नहीं होती थी वो अब मैं पूरी कर रहा था, और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे भाभी दे रही थी। इस तरह हम एक दूसरे को खुश कर रहे थे और अपनी जिंदगी का मजा ले रहे थे। अब तो जैसे मेरी 5 उंगलियां घी में थी। एक तो भाभी कभी भी मुझे पैसों से मना नहीं करती थी, अपने आप ही 20,000 रुपये देकर खुश कर देती थी, और मेरी तनख्वाह भी थी। पैसों की तो बात ही अलग थी, मानो वो मुझे किसी और जगह से भी मिल रहे हों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इश्की ने हैरान होते हुए पूछा,
वो क्या है दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगाने लगी। जल्द ही इश्की और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोले, अब लग रही है ना तू दुल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरा टाइन किया हुए थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंडेड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इश्की, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इश्की की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्नव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा हैं जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्नव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्नव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मीशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अर्नव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो। मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूंगी। इस पर अर्नव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नव जी की बात पर मिशा ने अग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रूच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मिशा फुसफुसा कर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मिशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एकटक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल है। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नजर इश्की पर पड़ी जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी।
उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इश्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मिशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मीशा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्णव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट्स चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्ला कर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सुरप्रेस? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नजर देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशकू को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मीशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। अपराह्न, तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर, यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कॉन्फ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी? संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला,
तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी? और मुझे पता भी हो नहीं चलेगा। तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहां से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिशा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मिशा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाती थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर नामे सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूं। इश्की ये सब सोचते हुए मिशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचाने मुझे। लेकिन मिशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इश्की समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इश्की हिम्मत करके राजवीर में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे इश्की डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इश्की अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इश्की भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इश्की को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इश्की की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इश्की की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इनके साथ? इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमलम जी को काफी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर, तुमने इश्की से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वेल नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई, पूर्वाह्न है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला,
आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इश्की के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इश्की 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इश्की के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिशा भी इश्की के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में यूं जबरदस्ती के बंधन में आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मिशी को समझाते हुए बोली, मिशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इश्की से कहा, इश्की बेटा, राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यौन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहू ने साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मिशा इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इश्की रुआसी आवाज में मिशा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मिशा इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिशा। मिश्रा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डी वाइल के पास रहने को कैसे कह सकती है? आप तो जानती है जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम आते हुए बोली, इश्की अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही है दी? शुभ शुभ बोलिए। रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इश्की जाएगी राजवीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की इस शादी का? क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में? कहानी में इश्की के साथ आगे क्या करने वाला है राजवीर, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। अगर दोस्तों आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कहानी के इंटरेस्टिंग भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहाँ लेट जा, क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। प्रीति भी जाग रही थी लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी, मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वो चाची को ना बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वो ज़्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी।
मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी चाची की 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 28 साल और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 22 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा की शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वो उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने ये सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची आपके घर वालों को भी आना है? चाची ने कहा नहीं, उनको नहीं आना क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि मेरे एकलौते भांजे का जन्मदिन है तो जरूर आऊंगी। जब वो बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पर आकर वो तुम्हें फोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पैंट शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगा क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फोन आने का इंतजार कर रहा था। मुझे ये था कि वो जल्दी से मुझे फोन करे और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा चाह था कि मैंने बाथरूम में ही फ़ोन ले लिया। मुझे ये था कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए और फ़ोन करके चाची को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फ़ोन बाथरूम में ही ले लिया। मैं जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वो परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज़्यादा चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फ़ोन आया। मुझे पता था कि ये किसका नंबर है क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज़ सुनकर सच में मैं वो चाची की बहन थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। वो बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। इतने सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतज़ार करें, मैं अभी आया, बस थोड़ा टाइम ही लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था। चाचा की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहाँ से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज़ बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए
बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी। कटिंग करवाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो पूरी आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखते ही रह गया। वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। वह जितनी सुंदर थी, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठाने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकत की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था, उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलता हुआ भी मेरे साथ चला जाता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज़्यादा तेज तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वो भी हंस रही थी और हंसते हुए वो कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वो शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वो एक दूसरे से गले मिलने लगी। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाचा के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मौसी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वो अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ज़्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी ये कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाचे की बहन ने भी वही रंग पहना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा गया था। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाचा का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वो शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वो जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो। मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मौसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन
ढक कर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं भी फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, प्रीति, राहुल को थोड़ा साइड करके ले लें, इसे बीच में भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वो मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के एक कोने में लेट गया। चाहे हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करे। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे ये जानने में देर नहीं लगी कि ये पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू ना रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर में रख दिया। मैंने अपने हाथों को इस तरीके से रखा कि उसे ये महसूस हो कि मैं नींद में ये सब कर रहा हूँ। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे ये महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलट कर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वो हरकत कर बैठी जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वो सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया। एक हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और एक हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस एक हफ्ते को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया, चाची, मैं
आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।